दोस्तों स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज थोड़े आपको वेरिएशंस मिलेंगी, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, दैट इज रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं आपको ये वही पूछ रहा है। बस आपको बताना है कि ये फैक्ट सही है या गलत है। ठीक है, एग्जाम में यही तो पूछा जाता है, और क्या है एग्जाम में, क्या रॉकेट साइंस पूछ लेंगे? ये थोड़े बोलेंगे रॉकेट बना के बताओ। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या है कि डेबिट बैलेंस इन द पासबुक रिप्रेजेंट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो अगर समझदारी की बात करें, हमारे पास दो किताबें होती हैं, एक कैश बुक और एक हमारे पास होता है पासबुक। ठीक है, तो इनके कुछ रूल्स हैं। कैश बुक कहता है कि अगर मेरे में डेबिट होगा तो मैं पॉजिटिव हूँ, क्रेडिट होगा तो मैं नेगेटिव हूँ। कैश बुक कहता है कि अगर क्रेडिट हो तो पॉजिटिव है, डेबिट हो तो नेगेटिव है। हालांकि पर्सपेक्टिव है, ये किसके पर्सपेक्टिव से, ये हमारे पर्सपेक्टिव से है, बट अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद तो रखना पड़ेगा। अगर हमारी पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो क्या वो बैंक ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट। सेकंड, आपसे पूछ रहा है कि एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, उससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो अब क्या कह रहा है कि डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक इंक्रीजेस द पासबुक बैलेंस विदाउट एन इमीडिएट एंट्री इनटू द कैश बुक। यानी कि जब तक आप कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज नहीं करो, एंट्री को ऐड नहीं करोगे, आपके पास पासबुक का बैलेंस हाई रहेगा। Check issued by firm but not yet presented for payment make the cash book balance higher than the passbook balance। हाँ, अब देखो, एक क्वेश्चन है, कितने सारे कंसेप्ट है, तो यही तो टेस्ट है, एमसीक्यू यही तो है। नॉलेज को कंसोलिडेट करके मल्टीपल डायमेंशंस पे आपके वो चीजें पूछ रहा है। अब आपको बताना है इसमें से सही बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, स्टेटमेंट थर्ड की कोई कैसे इसको सही कह सकता है? आपने जब चेक इशू किया, तो आपने जब, फॉर एग्जांपल आपने अपने क्रेडिटर को चेक दिया, तो जैसे ही आपने उसे चेक दिया तो आप अपने कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज कर दोगे ना। लेकिन जब तक वो बैंक में गया नहीं, उसे एक तरह से उसने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो आपके पासबुक का बैलेंस तो हाई रहेगा इन कंपैरिजन टू कैश बुक। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है ये, कि जब आप चेक इशू करते हो उस टाइम पे आपका कैश बुक का बैलेंस हायर रहेगा पासबुक से। ये तो उल्टा है, इनफैक्ट पासबुक का बैलेंस हायर रहेगा इन कंपैरिजन टू कैश बुक। थर्ड तो गलत है। तो सही आंसर क्या हुआ? पहला और दूसरा, ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, तो ऐसे अपने दिमाग में क्वेश्चंस को सोचा करो और आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स इन बीआरएस? ठीक है, फिर अब कह रहा है कि अ चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड इज क्रेडिटेड इन द एडजस्टेड कैश बुक। डायरेक्ट डेबिट ऑफ, ये इनकरेक्ट पूछा है। हाँ, डायरेक्ट डेबिट ऑफ बैंक चार्जेस बाय द बैंक इज एंटर्ड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। एरर्स मेड एक्सक्लूसिवली बाय द बैंक इन द पासबुक must be corrected by an adjusting entry in the firm's cash book. Timing difference are reconciled through BRS without requiring immediate journal entries in the ledger। थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो बैंक चार्जेस होते हैं, जो बैंक डायरेक्टली काट लेता है, वो एक तरह से आपके लिए पेमेंट और एक्सपेंस है ना। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में ही हम उसे दिखाएंगे कि कहीं और दिखाएंगे? इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बचा आपका थर्ड, एरर्स मेड एक्सक्लूसिवली बाय द बैंक। अगर बैंक ने एरर्स पासबुक में किए हैं तो उसके लिए आप कैश बुक में क्यों एंट्री करोगे? तो स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। आपका जो सही आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन सी। सो रिमेंबर दिस थिंग। तो अब स्टेटमेंट 4 देखते हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस आर रिकंसाइल्ड थ्रू बीआरएस विदाउट रिक्वायरिंग इमीडिएट जर्नल एंट्रीज इन द लेजर। अब ध्यान से सुनो, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है? आज आपने चेक इश्यू किया बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब अगर चेक क्लियर नहीं हुआ है तो इसके लिए आप जर्नल एंट्री थोड़े पास करने बैठ जाओगे। नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड, चेक इश्यूड, तो इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज पास नहीं करते, इसीलिए हम इसको क्या बना देते हैं? बीआरएस। क्या बना देते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट डी इज आल्सो करेक्ट। सो ए बी डी दे आर करेक्ट। ए बी डी आर करेक्ट।
इनकरेक्ट इज सी। नो व्हाई इट इज इनकरेक्ट? ये कह रहा है कि पासबुक की गलतियां भी हम सुधारें। अरे भाई क्यों? पासबुक की गलतियां बैंक सुधारे, वो बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। While preparing bank reconciliation statement starting with an overdraft as per cash book। देखो हमारे पास 4 तरह के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। और यही बच्चों को सबसे ज्यादा हेडेक देता है। ठीक है, सिंपली एक हमारा होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर एक होता है हमारे पास क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। फिर एक हमारा होता है डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, सॉरी क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और एक हमारा होता है डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो अब यहाँ पे चेंज हो जाती है दुनिया ना, इनकी पासबुक रिकंसिलिएशन की दुनिया बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? अगर तो आपका डेबिट बैलेंस पासबुक है और क्रेडिट बैलेंस पासबुक है तो एंट्रीज को समझना बहुत आसान है। किसे प्लस करना है, किसे माइनस करना है, किसे प्लस करना है, किसे माइनस करना है। बट एक गोल्डन रूल याद रखना, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को और ज्यादा खुद को परेशान भी मत करो। ठीक है, तो अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है ना, ठीक है, दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली क्या करो, आप याद रखो जब आप नॉर्मली स्टार्ट करते हो किससे? बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करते हो। जिन एंट्रीज को यहाँ ऐड करते हो और जिन एंट्रीज को यहाँ लेस करते हो, उन्हें जब हम स्टार्ट करते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो रिवर्स कर देते हैं। तो यानी कि जो एंट्रीज यहाँ माइनस होंगी वो यहाँ ऐड होंगी, जो यहाँ ऐड होंगी वो यहाँ माइनस होंगी। बस इतना सा अगर याद रख दिया तो आपका भला हो जाएगा एग्जाम में। ज्यादा दिमाग चलाओगे तो फिर दिमाग ही चलेगा, है ना, ज्यादा दिमाग भी चलाओगे अगर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से है। ठीक है, ये आपका EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ क्या होता है। अब मैं यहाँ सिर्फ कैलकुलेट करूंगा। तो अगर हमें EOQ को कैलकुलेट करना है, इसका एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? तो बच्चों EOQ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाई C। A का मतलब होता है एनुअल डिमांड, सालाना खपत कितनी है। O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। इन सब को कैलकुलेट करो और आपको मिल जाएगा कि आपको एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहिए। मान लीजिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन कर रहे हो और उसको बोल रहे हो कि इतनी कोक की बोतलें भेजो। तो आपको देखना है कि मेरे को कितनी कोक की बोतल्स मंगवानी है जिससे एक तो मेरा ऑर्डर कॉस्ट मिनिमम हो। क्या हो? ऑर्डर कॉस्ट मिनिमम। आपने देखा होगा दुकानदार अक्सर करते हैं, 2 ऑर्डर्स को फिर क्लब करके एक में क्यों कर देते हैं? ताकि कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो। बस वही यहाँ पर भी आपने करना है। तो EOQ के फॉर्मूला में जब हम इसे पुट करेंगे तो 2 इंटू सालाना खपत 24,000 इंटू कितना है ऑर्डर कॉस्ट 120 रुपए, फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कितना है आपका 5 रुपए। तो इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट खुद कर लेना, बाकी जमा पूंजी जो भी आएगी इसका जब आप स्क्वायर रूट करोगे इट विल बी 11,52,000। ठीक है, और आंसर आएगा 1073 यूनिट्स। हाँ, अब ये हो सकता है कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं हो तो किस तरह करेंगे, तो माइट बी दे विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, बट कभी कभी ऐसा प्लान करेंगे कि मान लो आपका जो अंडर रूट आ रहा है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो और वो आपको पता है, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में तो करना पड़ेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, 500 यूनिट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ, 4200 यूनिट्स वेयर कंप्लीटेड and 800 units remained in closing work in progress, 50% complete for conversion cost. If total conversion cost incurred were $23,000, what is the conversion cost per equivalent unit? Oh, ये तो दिमाग हिला देगा यार, देखना पड़ेगा ऐसे। अब ध्यान से समझो, आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है
कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि कन्वर्जन कॉस्ट आपकी कितनी हुई है, $23,000, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। अब ये टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं क्या, ठीक है, ध्यान से देखो। आपको क्या कह रहे हैं कि 4200 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट है ना, और बाकी जो 800 यूनिट्स हैं उसमें से 50% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, यानी कि 800 का 50% कितना हुआ, 400। टोटल कितना हुआ, 4600। तो कुछ नहीं करना, इस $23,000 को डिवाइड कर दो 4600 यूनिट्स के साथ, और आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, आपका आंसर विल बी अराउंड 5 यूनिट्स, $5 पर यूनिट, $5 पर यूनिट, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, कन्वर्जन कॉस्ट कितना सामान हमने बना दिया है, और जो बचा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस उसमें से भी 50% कंप्लीट है, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवर अ 2 year period a company's current ratio increased from, अब सबसे पहले रेशियो एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे रेशियोज होते हैं, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, है ना। एक आपको होता है करंट रेशियो, ये किन दो चीजों के बीच में रिश्ता बताता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिश्ता बताता है। अब ये जो करंट एसेट है, ठीक है, और करंट लायबिलिटी, आइडियल रेशियो माना जाता है 2:1, है ना, बट नो वन इज परफेक्ट, 2:1 होना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, ठीक है। तो अब मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी का करंट रेशियो था पिछले साल 1.5:1, अब आपसे कह रहा है कि इस साल यही बढ़कर हो गया है 2.8:1, राइट। और साथ के साथ कह रहा है जो क्विक रेशियो है पिछले साल वो था 1.1:1, वो घटकर हो गया है 0.6:1। अब आपसे कह रहा है कि ये बताओ ये जो डाइवर्जेंस हुआ है ये क्या बताता है। जैसे मान लीजिए आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया और आपका ब्लड फास्टिंग 100 से अबव आया, तो डॉक्टर आपको प्री डायबिटिक डिक्लेयर कर देगा ना। तो वैसे ही बताओ इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, इस रेशियो के बेसिस पे आप क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, तो ये सवाल है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में इसका मतलब है कंपनी का करंट रेशियो इंक्रीज हुआ, कंपनी का क्विक रेशियो डिक्रीज हुआ। इसका ये मतलब है जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी का जो फंड्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, या तो बहुत एक्सेस इन्वेंट्री हो रही है, या तो कंपनी का जो फंड है वो वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक हो रहा है। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, CA माइनस CL। तो अब इसका मतलब है कंपनी के फंड्स थोड़े ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, कंपनी कैश पोजीशन हैज सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथ, अगर कंपनी की कैश पोजीशन स्ट्रेंथन्ड हुई होती तो क्विक रेशियो इतना कमजोर थोड़े होता। करंट लायबिलिटीज हैव डबल्ड, वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीजिंगली लॉक्ड अप इन स्लो मूविंग और एक्सेस इन्वेंट्री, यानी कि आपका जो इन्वेंट्री है, करंट एसेट में जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो वो फंस चुका है, ठीक है, उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, तो आप इसको बेचने के लिए आप डिस्काउंट लगाओ। जोक्स अपार्ट, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल आर बीइंग कलेक्टेड फास्टर देन यूजुअल, अगर ये होता तो करंट रेशियो तो आपका कम हो जाता ना, आपके डेटर्स कन्वर्ट हो रहे हो कैश में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन सी। आई होप इट्स क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये, आई लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कैश फ्लो से है, न्यूमेरिकल नहीं कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, सिंपली बता रहा है ये 4 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आप बताओ ये जो 4 ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे आपको पता होगा कैश फ्लो में हम 3 एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब आपको बता रहा है कि ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं, इन्हें कैटेगराइज करो, क्या करो, कैटेगराइज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कैटेगराइज करना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, हाँ, तो कह रहा है कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया, क्या पे किया, डिविडेंड। तो जब आप बच्चों डिविडेंड पे करते हो, डिविडेंड क्या होता है, आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने वफादारी दिखाई, शेयर्स को बेचा नहीं, तो अब आपने उनको रिवॉर्ड करना है,
उस रिवॉर्ड का नाम होता है डिविडेंड। ठीक है, अब डिविडेंड जो आपने पे किया है ये कौन सी एक्टिविटी है? तो ये होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आपने पेटेंट्स खरीदे। जब आपने पेटेंट्स खरीदे तो ये होते हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, क्लियर है सब? गुड। फिर आपने सरकार को इनकम टैक्स पे किया। जब आप इनकम टैक्स पे करते हो उसे हम कैटेगराइज करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब बचा आपका इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। ये तो बार्टर सिस्टम हुआ। क्या हुआ? बार्टर सिस्टम। मैंने आपको अपनी कंपनी के 500 शेयर दे दिए और बोला बदले में मेरे को एक मशीन दे दो बढ़िया सी। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इसमें अलग से हम नोट में दिखा देते हैं, बट कैश फ्लो में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि कैश फ्लो का नाम है कैश। कैश, इसमें जो कैश वाली चीजें, कैश को कैश पसंद है, इसको नॉन कैश पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अब आपका सही आंसर क्या हुआ अगर हम देखें? फर्स्ट का आपका क्या आएगा? सी। ढूंढो सी कहाँ पे है। सी आपका ए और सी में है। सेकंड का क्या आएगा? परचेज ऑफ बी। तो बी कहाँ पे है? बड़ी आसानी से मिल गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पार्टनरशिप का थोड़ा देख लें हल्का फुल्का। कह रहा है कि दो पार्टनर्स हैं, वो 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, यानी कि एक 60% एक 40%। उन्होंने सी को कहा आप भी आ जाओ, हमें ज़रूरत है एक पार्टनर की। तो सी को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो ए ने कहा कि मैं अपने हिस्से का 1/5 सेक्रीफाइस करूंगा, बी ने कहा मैं 2/5 करूंगा। अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? देखो, ओल्ड क्या था? ओल्ड था आपका बच्चों 3:2। तो आपने सी को एंटर दे, सी की एंट्री हुई। सी की एंट्री होने से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तो चेंज हो जाएगा। अब वहीं आपसे बता रहा है, बताओ कैलकुलेट करके। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप अब करते हैं। ए का 3/5, बी का 2/5, है ना? तो अब ए का सेक्रीफाइस कितना है? 1/5 इंटू 3/5, वो कितना हो गया? 3/25। अब बी का सेक्रीफाइस निकालें तो वो कितना है? बी का सेक्रीफाइस है 2/5 इंटू 2/5। हाँ, तो ये कितना हो गया? 4/25। अब ए का नया शेयर निकालना है, वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपके ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर कितना था? 3/5 माइनस कर दो 3/25, वो कितना आ गया? 12/25। बी का न्यू शेयर निकालो, वो कितना है? 2/5 माइनस 4/25। ठीक है, अब ये कितना आ गया? ये आ गया 6/25। यही हुआ ना? कहीं गलत तो नहीं कर दिया? ठीक है, 12/25, 6/25। ठीक है, अब यहां पर आपका सी को कितना, एक अपने सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है? जो सी का शेयर होगा ए का बलिदान और बी का बलिदान। ठीक है, ए का बलिदान कितना है सी के शेयर में? यह है 3/25, प्लस कर दो यहाँ पे, इसके बाद क्या है? 4/25। तो कितना हो गया? 7/25। न्यू में अब सेम हो गया ना, सबके बेसिस सेम हो गए। तो क्या आएगा इसका आंसर? 12:6:7। 12:6:7। हाँ, तो भूलना मत अब ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी पार्टनरशिप के ऊपर ही है। एक्स एंड वाई का कैपिटल बैलेंस है 1,80,000, इसको रुपीज लिख लेते हैं, और बी का है 1,20,000। जनरल रिजर्व भी बचा के रखा है इन्होंने, कितना? 60,000 का। उन्होंने जेड को बुलाया 1/4 शेयर पे, और जेड अपने साथ लेके आया 1.5 लाख रुपए का कैपिटल। अब देखो ये कैपिटल कितने की लेके आया? 1.5 लाख रुपए की। आपसे कह रहा है कि बताओ वैल्यू हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। कई बच्चे तो बोलेंगे ये हिडन गुडविल क्या, ये तो कोई जादुई कंसेप्ट आ गया। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ध्यान से देखो, जो ये z है, z का शेयर कितना है? 1/4, यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 1,50,000। ठीक है ना? तो अगर आप इसका टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी 6 लाख रुपए। ये कितने? 6 लाख क्या है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म।
तो ये जो 1/4 इसको मिल रहा है ये 6 लाख के बेसिस पे मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल कैपिटल क्या है, एक्चुअल कैपिटल है क्या, एक्चुअल कैपिटल है हमारी 1,80,000 प्लस 1,20,000, ठीक है, प्लस ये लेके कितना है अपने साथ 1.5 लाख रुपए, और जो आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है वो कितना है 60,000, यानी कि 5,10,000, 5,10,000 एक्चुअल वैल्यू है फर्म की। लेकिन वो जो पैसा लेके आया है वो 6 लाख के बेसिस पे लेके आया है। किसके बेसिस पे? 6 लाख के बेसिस पे। इसको लूट लिया इन्होंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो 6 लाख रुपए कैपिटल, ये क्या इसके बेसिस पे, तो 5,10,000, तो ये जो हिडन गुडविल है ये है कितनी 90,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये भी एक तरीका है हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का। किन चीजों का ध्यान देना है आपने? सबसे पहले आपने देखना है जो नया पार्टनर आ रहा है उसको शेयर कितना मिल रहा है, उस शेयर के बदले में वो कितनी कैपिटल ला रहा है, उस कैपिटल से उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगी। लेकिन एक एक्चुअल कैपिटल भी होती है जो कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है, पार्टनर के कैपिटल बैलेंस किसके, एक्स के, वाई के, और जो नया पार्टनर इनका जेड आया, प्लस जनरल रिजर्व, इन दोनों का अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे, हिडन गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेडिंग अकाउंट इज करेक्ट? कैरेज आउटवर्ड इज डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल गलत। क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड ओनली इन बैलेंस शीट। If cost of goods sold exceeds net sale, the result is gross profit. Factory lighting and office salaries are both direct expenses debited to trading account. तो इसका सिंपली क्या मतलब है? इसका जो सही आंसर है, इसका बच्चों सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। अब इसको ध्यान से समझो। मान लीजिए जो आपके पास ट्रायल बैलेंस है, और अगर ट्रायल बैलेंस जो है उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो इसका मतलब है ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये एडजस्टेड परचेज है। क्या है? एडजस्टेड परचेज। तो जब एडजस्टेड परचेज हो चुकी है तो आपको दोबारा से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Closing stock appearing inside the trial balance is recorded only in the balance sheet, is not recorded in the trading account. ये बात याद रखना, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी ये भी सुनामी की तरह काम करते हैं, ठीक है, तो बच के रहा करो। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग बोथ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट करना है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों डिडक्ट करेंगे अगर कोई समझदार इंसान है? अच्छा, स्टेटमेंट 1, तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो भाई सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही लेस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाना है तो तब की बात है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रोल है। यहाँ पर तो कोई इनका रोल है भी नहीं, तो स्टेटमेंट 1 तो सरासर गलत है। फिर कह रहा है कि बैड डेट रिकवर्ड आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए किसी ने आपके 1,000 रुपए देने थे, पहले दिए नहीं, तो आपने इसको कभी बैड डेट लिखा था, तो 1-2 साल के बाद इसने वापस कर दिए, तो ये जो पैसा वापस आया है तो इसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50% स्टूडेंट बिना देखे इसको टिक कर देंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो उन्हें हम कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है। तो अगर हमें आप देखना है कि इसमें से सही आंसर है क्या, तो सही आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया करो, फंस जाओगे वरना। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बैलेंस शीट? तो जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हमें बैलेंस शीट क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस शीट में आपके पर्सनल और रियल अकाउंट आते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में आपके नॉमिनल अकाउंट आते हैं, राइट। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? बैलेंस शीट के बारे में बताओ क्या सही है, ठीक है। फिर कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन द टोटल लाइबिलिटी ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट।
Under the liquidity order of marshalling, fixed assets are written first, followed by current asset. A provision for doubtful debt is deducted from trade debtors on the asset side. Preliminary expenses are classified as current assets. ठीक है, तो मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, आप इस पे बता सकते हैं अपनी राय, सही आंसर क्या है। ठीक है, ओके जी, चलिए फिर सही आंसर बताते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, लिक्विडिटी ऑर्डर ऑफ मार्शलिंग में तो पहले करंट एसेट्स आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स तो आपके परमानेंस में आते हैं। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटीज जो है ना, इसको बैलेंस शीट के टोटल में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसको आउटसाइड अलग से दिखाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फुटनोट। ये भी गलत है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट्स कब से हो गए? ये तो आपके फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जिनके कोई वजूद ही नहीं है, फिक्टिशियस एसेट। तो ऑप्शन डी भी गलत है। सो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ओके, a business purchases machinery costing 40,000 by paying 10,000 and signing a note payable for the remaining balance। यानी कि 30,000 की लाइबिलिटी खड़ी कर दी इन्होंने, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, क्रेडिटर। एक्चुअली क्रेडिटर भी नहीं बोलेंगे, इसको हम बिल्स पेएबल बोलेंगे। ठीक है, अब आपसे बताया कि बताओ इस सारी स्टोरी का, ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं, इसका इम्पैक्ट बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपने जो एसेट खरीदा है उसकी वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे सर एसेट की वैल्यू है 40,000। तो सिंपल सी बात है, आपका जो एसेट है ना, एसेट में अगर हम देखें, यहाँ पे आपका कैश भी रहा होगा, और अब एक नया एसेट आ गया जिसका नाम है मशीनरी। कैश कितने से कम हुआ? कैश कम हुआ 10,000 से। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 40,000। और यहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज कितनी की आई? लाइबिलिटीज आई 30,000 की। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन की लैंग्वेज में इस सारी कहानी का इम्पैक्ट होगा क्या। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप एक एक स्टेटमेंट को। तो मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ पहले, तो पहले आप बताइए इन चारों में से क्या सही है, फिर हम बताते हैं। आपका टाइम तो स्टार्ट हो चुका है। ओके, एसेट इंक्रीज हुआ $30,000 से, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई $30,000 से, क्योंकि 10,000 से कम भी तो हुआ, कैपिटल क्या रहा? अनचेंज्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। So question number 13, option A is the right answer. Okay. Now a firm started with opening capital of 2 lakh, external liabilities 80,000. During the year it earned a profit of 50,000, introduced additional capital 20,000, owner made drawings of $15,000. If closing assets are 3,60,000, what are the closing external liabilities? मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा आपको फंसा सकता है ये क्वेश्चन। सो आपको मैं एग्जैक्टली 15 सेकंड देता हूँ, आप इसका आंसर बताइए। 15 सेकेंड्स। ओके, सबसे पहले है ना, आपको बच्चों कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल। अगर हम क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखें, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, उसके बाद माइनस कर दीजिए ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, स्टार्टिंग से ही आपका हमने क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब देखो आपको क्लोजिंग एसेट्स दे रखा है, आपको क्लोजिंग एसेट्स दे रखा है। क्लोजिंग एसेट्स आपको कितने दे रखे हैं? आपको क्लोजिंग एसेट्स दे रखे हैं $3,60,000। आपको कैलकुलेट क्या करना है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर आपने क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया? 2,55,000। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसेट कितना आ गया? 3,60,000। तो आपका कैपिटल कितना आ रहा है? 2,55,000। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट आपको करना है लाइबिलिटीज।
तो लाइबिलिटीज कितना होगा 1,05,000। दोनों को जोड़ दो, एसेट के साथ टैली कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब सही है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो सही है। ओके, नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक्चुअल अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही है ना। ठीक है, तो अब आपसे अगर क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग कैपिटल है, आपको लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का बोलना है, तो आप क्या करोगे, ए माइनस सी, एल इज इक्वल टू ए माइनस सी करोगे, हो गया आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। Which of the following errors will cause the trial balance totals to disagree? तो यानी कि एरर्स के भी दो टाइप हैं। अब ये जो एरर है ये आपके ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं होने दे रहा, तो एग्री नहीं होने दे रहा, तो इन चारों में से बताइए, ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं, आपके पास 15 सेकेंड है, आप बताइए कि सही आंसर क्या है। तो पैक के करके देखते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ $5,000 कंप्लीटली ओमिटेड। कंप्लीटली ओमिटेड है तो ट्रायल बैलेंस तो एग्री करेगा ना, डिसएग्री थोड़े करेगा, तो गलत है। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो ये तो फर्नीचर में जाना चाहिए था, एरर ऑफ प्रिंसिपल है बट स्टिल एग्री करेगा। क्रेडिट सेल ऑफ 850 एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 580, स्टिल इट विल एग्री। ठीक है, अब ये जो 3 एरर्स हैं ए बी सी, ये वो एरर्स हैं विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। अब ये जो एक बच गया आपके पास, ये ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देगा। सो द टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक अंडर कास्ट, अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, कम। क्या मतलब होता है, कम। कितने से, $500 से। तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी एग्री नहीं होगा। अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट दो चीजें होती है। ठीक है, तो अंडर कास्ट होने से आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, तो सही आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the total of the debit side of a trial balance exceeds the credit side, where is the temporary balancing difference placed? Okay, so simply आपसे पूछ रहा है सस्पेंस अकाउंट के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी तो है बट आप लोग कर लोगे। डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, यानी कि डेबिट साइड में अगर 1,00,000 रुपए आ रहे हैं, क्रेडिट साइड में आ रहे हैं 95,000, तो अब कमी किसके पास है, क्रेडिट साइड के पास शॉर्टेज है ना। तो हमें अब अगर एंट्री करनी भी है, हमें किसकी कमी को पूरा करना है, क्रेडिट साइड की कमी को। तो अब आपसे कह रहा है कि डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, कितना खिलाओगे उसको, वो बेचारा मोटा हो जाएगा डेबिट साइड। सो इट इज बेसिकली क्रेडिटेड टू द सस्पेंस अकाउंट। व्हाई इट इज क्रेडिटेड, बिकॉज हमारा क्रेडिट साइड शॉर्ट है, किससे, डेबिट साइड से। तो जो साइड शॉर्ट है उसी को हम कंसिडरेशन में लेंगे ना, राइट। Okay, what is the primary operational difference between vouching and verification? अब वाउचिंग और वेरिफिकेशन में डिफरेंस पूछ रहा है। अब देखो वाउचिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। वाउचिंग का मतलब होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, क्या हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जैसे कि रिसीट, पेमेंट, सेल्स, परचेज, इन सब की ऑथेंटिसिटी को चेक करना और एक्यूरेसी को चेक करना। तो यानी कि ये सब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना। नो, वेरिफिकेशन यहाँ पे डिफरेंस है, सॉरी। वाउचिंग का सिंपली क्या मतलब है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस को एंटर किया गया है ना, उनका कोई सोर्स तो होगा, उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना, उसे चेक करना क्या ये जेन्युइन भी है या नहीं है, उसे हम क्या कह देते हैं, वाउचिंग। तो जब बात आती है वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ओनरशिप, टाइटल या वैल्यूएशन जो भी है, उन उसकी पोजीशन को वेरीफाई करना। आपने मान लो बैलेंस शीट में दिखाया है लैंड, 1 करोड़ रुपए की लैंड है, ठीक है, अब आपके पास उसका कोई टाइटल ही नहीं है, हवा में लिखा हुआ है, जिसे आप विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग, जानबूझ के कुछ भी कर देना, अननेसेसरी झूठी चीजें दिखाना ताकि लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो और वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वाउचिंग और वेरिफिकेशन में डिफरेंस कहाँ आती है। अब कह रहा है कि वाउचिंग एसेट और लाइबिलिटी को चेक करता है, बिल्कुल गलत। वाउचिंग एट द एंड ऑफ ईयर, वेरिफिकेशन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, वाउचिंग इज डन बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स। देखो सिंपल सी बात है, चीजों को ज्यादा घुमाने का मत्थामारी नहीं करनी है। वाउचिंग कहता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को स्पोर्टिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस के साथ मैच करना। वेरिफिकेशन कहता है ये जो बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है ये है भी कि नहीं। So right answer is option B. So understand the difference between vouching and verification.
ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये जो आपका क्वेश्चन है यह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। कहाँ से? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, व्हेन इवैल्यूएटिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने क्या लिखा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कैश फ्लो, ठीक है। अब हुआ क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर जिसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस एनपीवी कुछ और दिखा रहा है, आईआरआर कुछ और वैल्यू दिखा रहा है। फिर कह रहा है कि अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, विच डिसीजन क्राइटेरिया शुड बी प्रेफर्ड। अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो हमें बीच का रास्ता क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट ये कह रहा है कि हम आईआरआर को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज रिटर्न बताता है इन्वेस्टमेंट का। तो परसेंटेज रिटर्न से क्या फर्क पड़ता है। और ये कह रहा है कि पे बैक पीरियड एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये लिक्विडिटी रिस्क को मिनिमाइज करता है, ठीक है। देखो पे बैक पीरियड जो होता है ना, पे बैक पीरियड में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसे हम डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग कहते हैं, उसे इग्नोर किया जाता है। तो ये तो होगा नहीं। कह रहा है कि अब थर्ड इज एनपीवी, क्यों, बिकॉज इट मेजर्स द एब्सोल्यूट एडिशन टू शेयर होल्डर वेल्थ एज्यूमिंग री इन्वेस्टमेंट एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फोर्थ क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बिकॉज इट अलाइंस विद द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। ये भी आपका गलत है, ऑप्शन ए इज ऑल्सो इनकरेक्ट, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। बेसिकली जो आपका एनपीवी होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, वो बताता है कि प्रोजेक्ट से कितना टोटल वेल्थ हेड हो रहा है। एनपीवी से हमें पता चलता है कि टोटल एडिशन टू द वेल्थ, टोटल एडिशन टू द वेल्थ। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू आईआरआर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो आपने जरूर मेरी क्लासेस अगर अटेंड की हैं तो हमने वहां पे मेथड्स पढ़े थे, एनपीवी, आईआरआर, एक इन्हें कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, तो उन्हीं में से है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गोइंग कंसर्न concept justifies charging depreciation over the useful life of an asset rather than writing it down to the scrap market value immediately. Prudence requires making provision for all expected future losses but ignoring unrealized future gains. Materiality concept mandates that all accounting rule must be applied identically even to trivial या penny value items. आपके पास 15 सेकंड है, आंसर दीजिए। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो अगर हम देखें स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 आंख बंद करके सही है, स्टेटमेंट 3 क्यों गलत है। मटेरियलिटी डिवाइडेड होता है इनसिग्निफिकेंट वर्सेस सिग्निफिकेंट, तो ये कहता है कि सब एक समान नहीं है। ये कह रहा है कि सब बराबर है, तो बराबर नहीं है, अकाउंटिंग की नजर में सब कुछ बराबर नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2। Now, next, under the accrual concept, revenue is recognized when realized in cash, not earned. Under the business entity concept, personal income tax paid by sole proprietor is treated as drawing and not as a business expense. The matching principle requires expenses incurred to generate revenue in an accounting period to be matched against the period's revenue. ठीक है, देखिए अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें ये बिल्कुल गलत है। एक्रूअल कंसेप्ट कैश बेसिस पे फॉलो नहीं किया जाता। देन सेकंड, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। अब ओनर ने अपना खुद का पर्सनल इनकम टैक्स पे किया, तो अगर उसने खुद का पर्सनल इनकम टैक्स बिजनेस के पैसे से पे किया है तो उसे हम ड्राइंग्स ही कंसीडर करेंगे। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि जो भी खर्चा आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हुआ अकाउंटिंग पीरियड में, उसे उस साल के रेवेन्यू के साथ कंपेयर करना है। यानी कि जो आपने सैलरीज पे की टू जनरेट सेल्स, दोनों को कंपेयर करेंगे ना। स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अंडर स्टैंडर्ड इंडियन डायरेक्ट टैक्स प्रोविजन, which head under which head is rental income received from letting out vacant open land taxable। मान लीजिए आपकी कहीं पे 2 कनाल की जमीन थी और आपने ये कहीं पार्किंग के लिए दे दी और यहाँ से आपको एक तरह की इनकम आ रही है। तो अब ये जो आपकी इनकम आ रही है फ्रॉम वैकेंट लैंड,
प्लीज पे अटेंशन टू द टर्म वैकेंट लैंड। तो ये जो इनकम आ रही है तो ये किस हेड के अंदर टैक्सेबल है, किस हेड के अंदर ये क्या है, टैक्सेबल। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस ये रहे। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आएगा। अब इसके अंदर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग नहीं है। अगर ये एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो ना, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है कहीं और उस बिल्डिंग को आपने रेंट पे दे रखा है, तो तब जब आपको उस बिल्डिंग से रेंटल इनकम आ रही है वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। किसमें आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बात याद रखना। ठीक है, फिर सेकंड दिया हुआ है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आपका काम ही है रियल एस्टेट का खरीदना और बेचना, तब हम उसको इसमें कंसिडर कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स तो बिल्कुल अलग कंसेप्ट हो गया, खरीदने बेचने पे लगाया जाता है, या तो शेयर्स पे लगता है या आपके एसेट्स वगैरह पे लगता है। इसमें भी शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। तो बचा आपका एक ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। सो द राइट आंसर इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज द राइट आंसर। तो जब भी वैकेंट लैंड की बात हो, वैकेंट लैंड से अगर रेंटल इनकम आ रही है, दैट विल कम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कह रहा है कि वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास रेंटल इनकम आ रही है। अब जब आपके पास रेंटल इनकम आ रही है तो अब आपकी रेंटल इनकम पे आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। क्या अलाउड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं नैव। नैव का मतलब होता है नेट एडिड वैल्यू। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि इस सारी कहानी का मतलब है क्या। इस सारी कहानी का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपकी रेंटल इनकम, अगर आपकी रेंटल इनकम लेट्स सपोज कितनी आ रही है, लगभग 2 लाख। कितनी आ रही है, 2 लाख। ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 2 लाख आ रही है। लेकिन अब देखो जो आपकी रेंटल इनकम है और वो जो बिल्डिंग है या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, टाइम टू टाइम उसको रिपेयर भी तो करना होता है। रिपेयर करना है, पेंट करना है, दीवारें उखड़ गई प्लास्टर करना है, तो उसको रेनोवेशन में भी तो रखना है ना, उसको लिवेबल कंडीशन में भी रखना है। तो सिंपली इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को लिविंग कंडीशन में रखने के लिए, लिविंग कंडीशन में रखने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। जो आप ये खर्चे कर रहे हो, ठीक है, उसे हम डिडक्शन के रूप में आपको देंगे। तो वो कितना हम देंगे आपको, वो देंगे हम 30%। कितना, 30%। यानी कि आपका रेंटल इनकम बन रही है 2 लाख, इस पे आपको 30% डिडक्शन अलाउड है। तो जब मैं आपकी रेंटल इनकम को इंक्लूड करूंगा ना टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं सिर्फ 1,40,000 ही इंक्लूड करूंगा। रीजन, बचा हुआ 60,000 ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के फॉर्म में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आंसर आपका क्या ही होगा, ऑप्शन बी होगा, दैट इज 30% ऑफ नैव। 30% ऑफ नैव। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under under direct tax provision, which of the following is taxable under the head income from other sources? Income from other sources से related अब आपसे पूछ रहा है। A है profit on sale of residential house property held for 3 years, ये आपका capital gain का part है। Salary received by a partner from a partnership firm, it comes under profit gains business profession. Winning from lottery, crossword and horse races, so option C is correct. राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका जो इंटरेस्ट होता है ना बैंक के तरफ से, वो भी इसी में आता है। और आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, तो अगर न्यूज़पेपर वो सुडोको वगैरह सॉल्व करते हो तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, अगर आपको पैसे वगैरह मिले हैं तो। ठीक है, तो सॉल्व किया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A trial balance is conclusive proof of the complete arithmetic and accounting accuracy of the books of accounts in the context of the accounting principle. Which of the following is correct? ऑप्शन ए कह रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट मैच होंगे, एरर नहीं होगा। ये तो ऐसे बता रहा है जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, जादू है, डेबिट और क्रेडिट मैच करवाने पड़ते हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन एरर को तो बिल्कुल साइडलाइन ही कर दिया स्टेटमेंट 1 ने, तो इसको गलत कर दो। कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 अब क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
because error of principal, omission, compensating do not affect the agreement of the trial balance. The statement is correct provided the trial balance is prepared after passing, adjusting and closing entries. The statement is incorrect because the trial balance only tests whether individual ledger balances are positive or negative. ये कौन सा ब्लड टेस्ट हो रहा है? ये भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, तो बचा आपके पास एक ही ऑप्शन। तो जो आपके पास ऑप्शन बचा है ऑप्शन बी, अब और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। Then an undercasting of the purchase return book by 5,000 will cause the total of the debit side of the trial balance to exceed the credit side by 5,000. अच्छा, in the context of error affecting a trial balance, which of the following statement is correct? Statement 1 देखते हैं. The statement is correct because purchase return have a credit balance and undercasting it leaves the credit total short. The statement is incorrect because undercasting is a subsidiary book, two-sided error that never affect. The statement is incorrect because purchase return have a debit balance. Statement is correct because the purchase return book only affects only the debit column of the trial balance. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये सही क्यों है ध्यान से देखो। जो आपका परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न आपका हम ट्रायल बैलेंस में किस साइड दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। तो अगर आपने क्रेडिट साइड को क्या कर दिया? अंडरकास्ट। तो अंडरकास्ट कर दिया तो इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम होगा कि जो आपका डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में आपने एंट्रीज को कम अमाउंट में शो किया है। तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड विल बी शॉर्टर इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड। तो यही तो स्टेटमेंट ए बता रहा है, बिकॉज परचेज रिटर्न हैव अ क्रेडिट बैलेंस एंड अंडरकास्टिंग इट लीव्स द क्रेडिट टोटल शॉर्ट। तो आपके ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड विल बी शॉर्ट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया। तो जब हम ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट, और मनी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का एक और भाई है जिसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट में बहुत सारे अवजार इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनमें बोरोइंग एक दिन से लेके एक साल तक की होती है। तो इसी मनी मार्केट का एक प्रोडक्ट का नाम है जिसे हम कहते हैं टीबी, ट्रेजरी बिल्स। अब उसी से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है कि ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन इन सिक्योरिटीज issued at discount, redeemed at face value upon maturity by the RBI on behalf of the central government. अब इसमें आपको कह रहा है which of the following is correct? Statement is correct, statement is incorrect because treasury bill carry a fixed annual coupon rate. Statement is incorrect because state government can also issue treasury bills. Statement is incorrect because treasury bills are long-term capital market instruments issued for more than 365 days. सबसे पहली बात, ट्रेजरी बिल्स का कोई फिक्स्ड एनुअल कूपन रेट नहीं होता। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो कभी भी ट्रेजरी बिल को इश्यू नहीं कर सकती। तीसरी बात, ट्रेजरी बिल्स लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये हैं मनी मार्केट के औजार। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ही इशू कर सकता है और किसी के अथॉरिटी में ऐसे इशू करना नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, आई होप आप लोग भी अच्छे से आंसर कर पा रहे होंगे। Which of the following statement best reflects the primary objective of the independent financial audit? अब जब हम बात करते हैं किसकी? ऑडिट की। ऑडिट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में। आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। ठीक है, मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, इसका आंसर बताइए। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट कह रहा है टू गारंटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, टू गारंटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्लीटली फ्री, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया कि इसमें कुछ गलती होगी नहीं। ऐसा कौन ऑडिटर करता है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टू असेस द मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग डे टू डे बुक्स ऑफ अकाउंट एंड लेजर अकाउंट। अच्छा, ये फाइनेंशियल ऑडिटर्स अब क्लर्क का काम थोड़े करेंगे।
To evaluate the operational efficiency and managerial performance of the organization. The right answer is option B. To express an opinion whether the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with the applicable framework. Okay, which of the following term describes the market scenario where prices are rising, are expected to rise, driven by investor optimism and economic growth? स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, बहुत न्यूज़ में रहता है और क्वेश्चंस आते भी हैं। दो तरह के होते हैं, बीएससी और एनएससी। ठीक है, अब यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं। सेंटिमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक आपका बियर सेंटिमेंट और एक बुल सेंटिमेंट। ठीक है, ये जानवरों के नाम नहीं है, जानवरों को नहीं पकड़ लेना आप। बेयर का मतलब है कि आपको लग रहा है कि जो स्टॉक की प्राइसेस हैं, स्टॉक की प्राइसेस वो रिलेटिवली वीकर होंगी, यानी कि अगर कल 100 रुपये था, आज 90 होगा, फिर 80 होगा, जिसे हम कहते हैं बेयरिश। बुलिश कहता है कि कल 10 का 100 का था, 110 होगा, 120 होगा। तो ये भी एक पर्सन है, ये भी एक पर्सन है, दोनों में डिमांड और सप्लाई की लड़ाई चलती है। इसी से आपकी स्टॉक प्राइसेस अप, स्टॉक प्राइसेस डाउन होती हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे ये बताना है कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो कहता है कि मेरे 1 लाख रुपए 10 लाख हो जाएंगे। तो उसे कहते हैं बुल मार्केट। क्या कहते हैं? बुल मार्केट। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपसे कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आप देखें, आपको दे क्या रखा है, सेल्स दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, कभी भी फॉर्मेट ना बनाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर्मेट बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो आपको सिंपल ये पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखें किसके बराबर होता है, सेल्स माइनस COGS। COGS क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले आप किसे कैलकुलेट करोगे, COGS को। तो यहाँ COGS कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हम ओपनिंग स्टॉक देखें, आपका कितना है, 50,000। परचेजेस कितना है, परचेजेस रिटर्न है कुछ, क्या नहीं है, परचेजेस है 2,80,000। और खर्चा कितना है आपका, 30,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,000। यानी कि 360 में से 60 माइनस कर दो, COGS आपका कितना आ गया, 3 लाख रुपए। COGS कितना आ गया, ₹3 लाख। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपको कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट आपको देखना है सेल्स। बट सेल्स में आपको रिटर्न दे रखा है, सेल्स में आपको रिटर्न दे रखा है ना। ओके, तो रिटर्न कितना दे रखा है आपका। अब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी नेट सेल्स। नेट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल सेल में से माइनस कर दो रिटर्न, यानी कि 5 लाख में से माइनस कर दो 20,000, वो कितना हो गया, 4,80,000। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, जीपी। जीपी किसके बराबर होगा, सेल्स माइनस COGS। आपका सेल्स कितना है, 480 है ना। तो 480 में से माइनस कर दो COGS, कितना आया, 3 लाख। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,80,000। ठीक है, अब ये नहीं कि वहां जोश में आके बोला आंसर मिल गया और बी को टिक मार के आगे। तो ध्यान से देखो, डी में भी 1,80,000 है, सिर्फ इतना पता है कि मेरा आंसर ए और सी नहीं हो सकता। होता है कभी जोश में बी को ही टिक मार के आगे, आगे का पढ़ा नहीं। तो आगे का नेट प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करना है। तो जब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करोगे आप ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही करोगे। अब नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 180 आ रहा है ना, माइनस कितना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 70,000 प्लस 10,000, यानी कि 80,000। तो इसका मतलब है जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कितना आ गया, वो आएगा 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे ढूंढो 1 लाख। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करेंगे, अगर अब चारों में 1 लाख होगा तो बच्चा अलर्ट हो जाएगा, अगर सिर्फ दो में 1 लाख है ना
तो बच्चा वहाँ गलती कर देगा। तो एग्ज़ाम में ये ट्रैप्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रैप। तो इन ट्रैप्स में फंसना मत। फिर फंसोगे तो घर आके की चेक करोगे ना, तब पता चलेगा गलत किया है। फिर दोबारा से रीवैल्यूएट करोगे, अच्छा गलती कहाँ हुई। फिर बाद में 1 साल के बाद फिर प्रिपेयर करोगे, बोलोगे वो 1 नंबर से रह गया था। तो ये 1 नंबर से रहने वाला जो विशियस साइकिल है, इसे तोड़ो और बी प्रैक्टिकल। अपनी आंखें, कान, दिमाग तीनों खुले रखो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस ईयर, फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड एंड द सब्सिक्वेंट ईयर इन विच द इनकम इज टैक्स्ड। तो जैसे कि आपको पता होगा, एक आपका असेसमेंट ईयर होता है और एक प्रीवियस ईयर होता है। अब फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि आपने जिस साल में पैसा बनाया है, जिस साल में आपने पैसा बनाया उसको नाम दे दो प्रीवियस ईयर। तो और जिस साल में टैक्स दिया उसको नाम दे दो असेसमेंट ईयर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये आज आपके एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो, आप मार्क्स अच्छे लाएं एग्जाम में। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर।